स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर टिहरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने संगतों के साथ कीर्तन करते हुए कार सेवा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के दिन वीर बाल दिवस एक स्मरण के रूप में मनाया जा रहा है। और नई टिहरी में बेटी बवारियों को कौथिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर पेश करते हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो देश भर में काम हो रहे हैं वो नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आज बदलते हुए भारत में देश की माताओं एवं बहनों के पास आगे बढ़ने के लिए अनेकों अवसर है, एक से एक अवसर है। और मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब हमारी माताएं बहनें जो अपने अपने समूह के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन कंपनियों को भी फेल करने का काम कर रही हैं और इन्हीं माताओं बहनों को बाजार मिलना चाहिए, विपणन के रास्ते मिलने चाहिए। जो उत्पाद बनाती हैं वो आसानी से पूरी दुनिया के अंदर जाने चाहिए। उसके लिए अच्छी पैकेजिंग हो, अच्छी उसकी गुणवत्ता हो, वो पूरा ध्यान रखते हुए हमने प्रयास किया है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, उस समिट में हाउस ऑफ हिमालय यानी कि हमारे राज्य का एक बॉन्ड बनाकर पूरी दुनिया के अंदर हमने उसको आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका शुभारंभ कराया है। एक बड़ा बाजार हमारे राज्य के लिए पूरी दुनिया के अंदर मिलने वाला है। जिस दिन से हमने ये उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों करवाया, उसी दिन से तमाम लोगों की बुकिंग पूरे देश भर से आनी शुरू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आज गांव-गांव में हमारी जो मातृशक्ति है उनके घरों में शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से उनको जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। और राज्य की धामी सरकार ने भले ही मूल निवास और भू कानून को लेकर विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया हो, लेकिन अब भी राज्य की मूल अवधारणा के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और इसलिए जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता के इसी आक्रोश को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी विधायक की माने तो इस आम जनता राज्य की इस मूल अवधारणा पर विकास चाहती है, जिसके लिए आंदोलन लड़ा गया था। यहाँ से नहीं भड़का है, ये शुरू से ही सुगबुगाहट है। लेकिन कोई चीज चर्चा करते 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 आंदोलन रूप लेते हुए टाइम लगता है। उत्तराखंड आंदोलन आप क्या समझ रहे हैं? क्या सिर्फ 94 में हुआ था क्या? 1952 के अंदर पहली बार उत्तराखंड राज्य की मांग उठी थी, 1952 के अंदर, और टिहरी के महाराजा ने भी ये बात कही थी। लेकिन 1952 से चलते 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 1994 में निर्णायक आंदोलन हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने 1988 में उत्तरांचल राज्य निर्माण को अपने एजेंडे में जोड़ दिया था, लेकिन आंदोलन कब हुआ? 94 में जाकर। तो कोई चीज धीरे धीरे जब आगे बढ़ती है तो वो व्यापक रूप लेते समय लेती है। तो आज वो धीरे धीरे वो विषय जिन विषयों को लेकर हम लोग चले थे, और आपने कभी देखा होगा कि जब हम राज्य स्थापना दिवस पर लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं तो पहाड़ी आदमी कहते हैं मैं क्या मिली, एक ही सेंटेंस में सारा विषय आ जाता है। क्या है भावनाएं मतलब? तो मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता इसके लिए आंदोलन कर रही है और सरकार से मांग कर रही है, जिसका समर्थन बीजेपी विधायक कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि मूल अवधारणा के हिसाब से काम
नहीं हो रहा है, जिसके लिए जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो भू कानून को लेकर लगातार जो है जनता का आंदोलन जारी है और अब उन्हें बीजेपी विधायक का समर्थन मिला है। विधायक ने कहा है कि मूल अवधारणा के हिसाब से प्रदेश में अभी काम नहीं हो रहा है और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, प्रदेश में भू कानून को लेकर सियासत एक बार फिर से जो है गर्म है और इस पर अब अंकुश लगाए जाने की भी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इस समय यह समझा जा सकता है कि जो राज्यवासी हैं वो सिर्फ भू कानून और मूल निवास जैसे जो मूल मुद्दे हैं उनको लेकर इस समय आक्रोश में यहाँ पर देख रहे हैं। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जो निर्णय पूर्व में लागू हुए थे उन निर्णयों के खिलाफ जनता में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहल शुरू की है, जो विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया है, उस समिति के द्वारा इन सब विषयों का हल निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। एक ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा कि सरकार को अगला स्टेप किस प्रकार से लेना है और क्या कुछ उस स्टेप में यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि जनता की मूल भावनाएं भी आहत ना हो और राज्य में औद्योगिक जो विकास है वो भी यहाँ पर बरकरार रह सके, उसकी रफ्तार और यहाँ पर बढ़ सके। क्योंकि ये कह सकता है कि पूर्व में जब भाजपा की जो तत्कालीन सरकार रही थी जनरल बीसी खंडूरी की, उन्होंने 500 वर्ग गज की भूमि ही ये कह सकता है कि बाहरी व्यक्तियों को खरीदने के लिए यहाँ पर दी थी। उसके बाद उसमें फिर संशोधन किया गया था, जिसको 500 से घटाकर 250 वर्ग मीटर यहाँ पर कर दिया गया था। और उसके बाद जो तत्कालीन जो सरकार रही थी उनके द्वारा उद्योगों के विकास के लिए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई भी यहाँ पर निवेश होता है तो उसके लिए जो जमीन की आवश्यकता है वो वहाँ पर पूरी कर दी जाएगी। लेकिन उसका गलत उपयोग यहाँ पर होने लगा था, जिसके बाद जनता ने काफ़ी आक्रोश यहाँ पर पकड़ा था कि जिस प्रकार से राज्य की ज़मीनों को खुद-बुद करने का काम इस समय किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए और उस राज्य में सशक्त भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए था। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव न्याय सदस्य होंगे, सचिव राजस्व इसके सदस्य होंगे, 2 सचिव और यहाँ पर इसके सदस्य यहाँ पर रखे गए, ताकि किसी भी प्रकार से जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो भी पूरी तरीके से उसको भी अमल में किया जा सके और जो जनता की भावनाएं उनके अनुरूप इस भू कानून का मूल निवास की जो समस्याएं या जो ड्राफ्ट है वो बनाया जा सके। जी, लोगों की नाराजगी को देखकर क्या लगता है, सरकार भूमि खरीदने का रास्ता पूरी तरह से खोलने पर विचार कर सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि भूमि खरीदने का जो पूरा रास्ता था, जिस पर ये कह सकते हैं कि कोई बाध्यता नहीं थी, उस पर जरूर यहाँ पर अंकुश लग सकता है। यानी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है सिर्फ उतनी ही भूमि खरीदने की बाध्यता वो यहाँ पर रखी जाएगी, उससे ज़्यादा कोई भूमि यहाँ पर नहीं खरीद पाएगा। और अगर कोई इस तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा यहाँ पर करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है और उसके लिए बाकायदा जो अमेंडमेंट यहाँ पर होना चाहिए, जो संशोधन यहाँ पर होना चाहिए थे कि किस प्रक्रिया में उनकी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और क्या कुछ नियम रहेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर ये कमेटी काम यहाँ पर करेगी। ड्राफ्ट के जरिए हर उस नियम को बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा कि कैसे इस विषय पर यहाँ पर बेहतर काम किया जा सकता है, जनता को भी राहत मिल सके और जो विकास है वो विकास भी प्रभावित ना हो। जी, खबर ये भी है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पर जो है इस तरह के नियम लागू किए जाएंगे, तो कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां पर अधिक भूमि की खरीद की अनुमति हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राज्य जो अभी तक की जो मांग आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि राज्य के भीतर अगर राज्य का कोई वासी या चाहे पूर्व सैनिक हो या फिर दूसरा कोई जो राज्य का मूल निवासी अगर वो इंडस्ट्री लगाता है यहाँ पर तो उसको छूट देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। उसके लिए जो प्रावधान है उन नियमों में कुछ शिथिलता यहाँ पर लाई जा सकती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री यहाँ पर इस समय निवेश के लिए आ रही है, जो निवेश लगाने की यहाँ पर चाहती है, जिनको औद्योगिक जरूरत है, अगर वो राज्यवासियों की जो मूल अवधारणा है यानी राज्य का विकास हो, राज्य के जो युवा उनको रोजगार मिल सके और उस जो कम से कम राज्य के जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पर सही तरीके से दोहन हो सके, उन सब चीज़ों का उत्पाद यहाँ पर हो सके, उन सब चीज़ों को लेकर अगर काम यहाँ पर करते हैं तो उसके अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर यानी जो देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जो जनपदों में अगर उन जनपदों में भी औद्योगिकरण होता है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उनके लिए सहूलियत देने
देने का काम वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ औद्योग के नाम पर सिर्फ जमीनों को खरीदना, वहाँ पर किसी प्रकार का निवेश ना होना और जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का अगर काम होता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। पूर्व में जो पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी ने भी इन्हीं सिफारिशों को आगे बढ़ाने का काम किया था कि राज्य के भीतर औद्योगिक के नाम पर, उद्योग लगाने के नाम पर जिस प्रकार से जमीनों को खरीदने का काम यहाँ पर हो रहा है, उस पर विराम लगाना चाहिए। तो ये वो सिफारिशें हैं जिन पर अब सरकार को अमल करना होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश की संभावना जताई गई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और इन तमाम जगहों पर बर्फबारी एक बार फिर से देखी जा सकती है। और अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, क्या ताजा हालात हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है, उसको देखते हुए मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर के लिए कोहरे को लेकर खासतौर पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस दौरान वहां पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो गाड़ी हैं, उन लोगों को खासी सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि कोहरे की मोटी चादर होने की वजह से जो यातायात में जो व्यवधान है या चलने में जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, तो उसके लिए सावधानियाँ बरतने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि साल के अंत में, जिसमें 30 और 31 दिसंबर को बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, तो ऐसे में जो सैलानी यहाँ पर आए उन्हें साल के शुरुआत में ही यहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। राज्य के जो 3000 मीटर से ऊंचाई के जो स्थान हैं, आपके जो हिल स्टेशन है, वहाँ पर बर्फ गिरने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ये बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड के उस पर्यटन उद्योग के लिए यहाँ पर है, जहाँ पर सैलानी उत्तराखंड में आना चाहते हैं और बर्फबारी का मजा यहाँ पर लेना चाहते हैं। नए साल के अवसर पर उनके मुराद पूरी होने जा रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं ज़्यादा यहाँ पर जताई जा रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 27 दिसंबर के बाद से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर सक्रिय होने लगेगा, मौसम में नमी आने लगेगी और 30 और 31 दिसंबर को यहाँ पर हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। जो ऊंचाई वाले स्थान है वहाँ पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो यह पर्यटकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अगर वो उत्तराखंड आना चाह रहे हैं तो फिर उन्हें नए साल के शुरुआत में ही उन्हें बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जी, कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं? देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि जिस प्रकार से अभी तक की जो संभावनाएं जताई गई है, जो रीडिंग्स वहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों में कह सकते हैं कि 27 दिसंबर से मौसम में परिवर्तन होना शुरू होगा। 30 और 31 दिसंबर को बारिश यहाँ पर जताई गई है। उसके बाद नए साल पर भी कुछ संभावनाएं, यानी पश्चिमी विक्षोभ है उसके भी कुछ सक्रिय रहने की उम्मीद है। यानी नए साल का जो शुरुआती दौर होगा उसमें हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के जो ज़्यादातर पहाड़ी जो जनपद हैं, उन जनपदों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश भी यहाँ पर पड़ेगी, जिससे मौसम में यहाँ पर जो परिवर्तन होगा, उसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। और अभी जो सामान्य तापमान इस समय चल रहा है उसमें आप कह सकते हैं कि 4 से 5 डिग्री की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और जैसे जैसे मौसम आगे बदलेगा और ठंड बढ़ने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा जताई गई है। जी, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या सतर्कता लोगों से बरतने की अपील की गई है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा, अगर बारिश बर्फबारी होती है तो फिर मौसम का जो तापमान होगा उस तापमान में और परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा और ठंड बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात के तौर पर जो गर्म कपड़े हैं या फिर जो दूसरी जो सुविधाएं होती है इस ठंड के मौसम में, उनसे यहाँ पर उनको अपनाना होगा, ताकि किसी भी प्रकार से वो मौसम की जो परेशानियाँ उनका सामना यहाँ पर कर सके, उन परेशानियों से बचे रह सकें। इसके अलावा जो डॉक्टरी एडवाइजरी है उसको भी जारी यहाँ पर कर दिया गया है कि छोटे बच्चों को, खासतौर पर बुजुर्गों को जिनको सांस से ज़्यादा संबंधित जो बीमारियां हैं, उन लोगों को ऐसे मौसम में ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी प्रकार से उनके स्वास्थ्य के साथ और कोई परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। इसके अलावा जो यात्री सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी एहतियात के तौर पर, सुझाव के तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो कम से कम अपने गर्म कपड़े साथ लेकर आएँ, ताकि किसी भी प्रकार से इस ठंड के मौसम में उन्हें किसी और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मौसम विभाग की तरफ से ये कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी कर
कर दी गई है। जिला प्रशासनों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऐसे पॉइंट जहां पर बर्फबारी के चलते ज़्यादा परेशानियां हो सकती है, जहां पर भूस्खलन या दुर्घटना संभावित जो क्षेत्र है वहां पर भी लोगों को न जाने की सलाह दी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रदेश प्रभारियों में बड़ा बदलाव किया है। उत्तराखंड की कमान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी को सौंपी गई है, जिसके बाद कांग्रेस में उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भी कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है। ऐसे में अब शैलजा कुमारी के आने से उत्तराखंड कांग्रेस में उनके अनुशासन और अनुभव का सीधा लाभ मिल सकेगा। देखिए, आदरणीय देवेंद्र यादव जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था और जिस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हुई वह अभूतपूर्व थी। मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन इतना बढ़िया प्रबंधन इनसे पहले के 3 चुनाव में मैंने नहीं देखा। हाँ, शैलजा जी के आने से एक उम्मीद बढ़ी है क्योंकि सीनियरिटी काफ़ी है। वो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही हैं, दिल्ली में राज्य मंत्री रही हैं केंद्र सरकार में और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में। काफ़ी बड़ा कद है, 3 बार की सांसद भी हैं और उनके आने से निश्चित ही उनका जो अनुभव उसका लाभ भी मिलेगा। और जैसा कि उनकी कार्यशैली काफ़ी स्ट्रिक्ट है और बोलने वाली हैं, सीधे बोलने वाली हैं, तो निश्चित ही उत्तराखंड में उनके अनुभव का हमको लाभ मिलेगा और पार्टी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी तैयारी करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का लक्ष्य है कि चुनाव में मतदान का 70% प्राप्त किया जाए। अब जब कांग्रेस इस बार भी तैयारी की बात कर रही है तो इसका मायने यह कि पहले बिना तैयारी के लड़ती थी, तो हम इस बार की तैयारी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर हर चुनाव को जीतती है और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है इस बार 70 मतदान का 70% अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो, उसकी रणनीति के तहत ही हमारी रचना तैयार हुई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जनजाति के जनप्रतिनिधि सम्मेलन किए, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन किए, हमने सिख युवा सम्मेलन किया। आगामी दिनों के समाज के हर वर्ग को जोड़ने का हम काम करेंगे और मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम कार्यक्रम की श्रृंखला उन सब विषयों को लेकर बनाने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर महेंद्र भट्ट ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य 70% वोट प्राप्त करना है। और अब आगामी चुनाव की तैयारियों में जो है बीजेपी जुट गई है और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। और बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने GGIC में वीरबाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं और जो वीर बाल दिवस के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं। वहीं हाल ही में उच्च शिक्षा परिषद में उपाध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन ने कहा है कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा के लिए उत्तराखंड मशहूर है, उसी तरह उच्च शिक्षा में भी राज्य का नाम हो, इसके लिए वह काम करेंगे। देवेंद्र भसीन ने यह भी कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि कितने विश्वविद्यालय उसे पूरी तरह से अपना रहे हैं।
देखिए, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास हो रहा है। अब मुझे उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं इस योगदान में अपना भी योगदान देना चाहूँगा। और मेरे मन में कल्पना जरूर है कि जिस प्रकार से प्रदेश की स्कूली शिक्षा का पूरे देश के अंदर एक नाम है, देश के बाहर नाम है, उसी प्रकार से उच्च शिक्षा के बारे में भी एक वातावरण बने। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए और आगे कार्य करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के और उच्च शिक्षा मंत्री जी के कामों को गति दें। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश कैंपेन शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना को इस साल 138 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति से 138, 1,380, 13,800 या 1,38,000 रुपए चंदा देने की अपील की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने आगामी आम चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने कार्य शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा है। पार्टी ने 60 वर्षों में देश के उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा, देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा और लगातार वो उनसे डरा धमका के उगाही करती रहती थी। आज फिर जो है उनसे जो है चंदे के नाम पर उगाही करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। उनको अपनी पार्टी चलानी है। अब राज्यों से लगभग उनका सफाया हो रहा है। अब राज्य उनके पास रहने गए हैं। पार्टी चलाने के लिए उनको अब जनता के चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। पार्टी का 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। हमको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है। चूँकि आज दिल्ली में ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है और कल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने विभिन्न वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर जिस कार्यकर्ता की जितनी सामर्थ्य होगी 138 रुपये से लेकर 13,800 तक का जो योगदान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने हमको कहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करें। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।